गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग नीतेश, अतुल, आद्या, अंशुल, पारुल, रूपेश, पवन, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, शिवांगी, गौरव, राहुल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सौरभ, बबीता, आदित्य, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाँ जी। तो भैया मैं उम्मीद करता हूँ, है ना, 2 दिन की आपको लगातार छुट्टी मिल गई एक्स्ट्रा। हालांकि सैटरडे को हमने क्लास ली थी, तो 3 दिन आपको मिले थे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। और इन 3 दिनों में आप लोगों ने क्या किया होगा? इन 3 दिनों में आप लोगों ने रिवीजन, बैकअप और प्रैक्टिस, ये तीनों चीजें जरूर करी होंगी। करी कि नहीं करी है? इन 3 दिनों में आप लोगों ने रिवीजन भी करा होगा, इन 3 दिनों में आप लोगों ने बैकअप भी लिया होगा, इन 3 दिनों में प्रैक्टिस भी की होगी। अगर आप लोगों ने रिवीजन, बैकअप, प्रैक्टिस नहीं की है ना, अगर आपने रिवीजन भी नहीं किया, बैकअप भी नहीं लिया, प्रैक्टिस भी नहीं की, तो भैया आपकी जो तैयारी है ना आपकी जो प्रिपरेशन है वो ठीक नहीं चल रही। संजय, हाँ जी, आपकी जो प्रिपरेशन है प्रदीप, विकास, वो ठीक नहीं चल रही। बस जिस बच्चे ने इन 3 दिनों में कुछ भी नहीं किया, समझो मामला बहुत गड़बड़ है, गड़बड़। अगर आपने मस्ती की है तो कोई बात नहीं बेटा, तुम 1-2 साल और मस्ती करोगे, फिर पूरी जिंदगी रहोगे। और जिन्होंने ये मस्ती के दिनों को त्यागा है, वो पूरी जिंदगी मस्ती करेंगे, है ना जी। साउंड प्रॉब्लम क्या है? साउंड प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, साउंड एकदम परफेक्ट आ रही है। साउंड में क्या दिक्कत है? एकदम परफेक्ट है साउंड। तो भैया हम लोग पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर, और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में मैंने लेटर कोडिंग आप लोगों को बता दिया, मैंने नंबर कोडिंग आप लोगों को बता दिया, है ना। लेटर कोडिंग में लेटर कोडिंग में टोटल 7 पैटर्न है, और वो सातों पैटर्न हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस, फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस, है ना, फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस। उसके अलावा पोजीशन बेस्ड पैटर्न, फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस, उसके अलावा पोजीशन बेस्ड पैटर्न, फिर रिवर्स पैटर्न और कॉमन कोडिंग। हेलो। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हैं, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम लोगों ने सबसे पहले लेटर कोडिंग पढ़ा। लेटर कोडिंग में टोटल 7 पैटर्न होते हैं। क्वेश्चन को देखते ही कौन सा लॉजिक हमारे दिमाग में आना चाहिए? पोजीशन बेस्ड पैटर्न, अपोजिट लेटर का पैटर्न, कॉमन कोडिंग। अगर ये नहीं है तो पक्का प्लस माइनस है। प्लस माइनस करने के 3 तरीके, फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस। और अगर ये भी नहीं है तो फिर हम इलॉजिकल तरीके से सोचते हैं। अच्छा, नंबर कोडिंग के जब हमने क्वेश्चंस बनाए तो नंबर कोडिंग में कितने टाइप्स के क्वेश्चन बन रहे थे? नंबर कोडिंग में ना 2 टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे। नंबर कोडिंग में 2 टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे। कौन कौन से 2 टाइप थे बेटा? पहली जो टाइप थी नंबर कोडिंग में, जो पहली टाइप थी नंबर कोडिंग में, वो थी कि हम सारे अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख लेंगे। हम हर एक अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख लेंगे, और अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखने के बाद हम उन लेटर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं, ऐड करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड करके कुछ एक्स्ट्रा ऐड भी कर सकते हैं, हम डिजिटल सम भी कर सकते हैं, हम टोटल नंबर ऑफ लेटर, टोटल नंबर ऑफ वॉबल्स से टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट के हिसाब से भी बना सकते हैं। और यही लॉजिक हम इनके अपोजिट लेटर्स भी लगा सकते हैं। तो लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग को मिला के हमने लगभग, लगभग नहीं, एग्जैक्ट 77 क्वेश्चन कर लिए भाई। इस चैप्टर में अभी तक हम कर चुके हैं 77 क्वेश्चन, 77 क्वेश्चन। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसलिए मैं करा रहा हूं इस चैप्टर में क्योंकि हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर के आते हैं। हम सबसे ज्यादा क्वेश्चन कर भी इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से ही आते हैं। इसीलिए इतने सारे क्वेश्चन हम इस चैप्टर के अंदर कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो 77 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और अभी भी चैप्टर हमारा खत्म नहीं हुआ है। आज से हम शुरू करने वाले हैं मिक्स्ड कोडिंग। देखो, हम लोगों ने लेटर कोडिंग को पढ़ लिया, हम लोगों ने नंबर कोडिंग को पढ़ लिया। आज से शुरुआत होगी हमारी मिक्स कोडिंग की। मिक्स कोडिंग में ना 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक ओल्ड पैटर्न, एक न्यू पैटर्न। पहले तो हम ओल्ड पैटर्न की तरफ चलते हैं। और ये जो ओल्ड पैटर्न है ना मिक्स कोडिंग का, ये कंप्लीटली कॉमन कोडिंग पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? कंप्लीटली कॉमन कोडिंग पर। कॉमन कोडिंग का मतलब क्या होता है? व्हेन देयर इज नो लॉजिक। जब, है ना,
कॉमन कोडिंग का मतलब होता है जब वहां पर कोई लॉजिक यूज नहीं करते, वहां पर जब कोई लॉजिक नहीं यूज करते तब कॉमन कोडिंग का लॉजिक लगाते हैं। समझ रहे हो मेरे भाई? हाँ जी। अब जैसे कि क्वेश्चन कॉमन कोडिंग में, जैसे कि मैंने आपने लेटर और नंबर कोडिंग में मैंने आपको कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन दिखाया था, शायद आपको याद होगा। लेटर और नंबर कोडिंग में कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन आपको याद है? देखो ये वाले क्वेश्चंस जो मैंने कराए थे आपको, मैं आपको रिपीट करवा दूं। लेटर और नंबर कोडिंग में कॉमन कोडिंग वाले क्वेश्चंस कौन से थे? जैसे कि ये था, नंबर कोडिंग में ये वाला क्वेश्चन था ना, यहाँ पे 4 लेटर और 4 नंबर है, तो हर एक लेटर एक नंबर से कोड हो रहा है। यहाँ पर 3 लेटर, यहाँ पर 3 नंबर, तो ये जो 3 लेटर है वही 3 लेटर ये हैं। तो 197 नीचे भी है, 197 ऊपर भी है, तो हमने मान लिया कि AME को 197 से कोड किया गया है। लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या कोई नहीं जानता, तो ये जो लेटर जी बचा है इसकी कोडिंग किससे हो जाएगी? जी की कोडिंग 2 से हो जाएगी, है ना? अच्छा, लेटर कोडिंग में मैं आपको दिखाता हूँ। लेटर कोडिंग में हमने कॉमन कोडिंग वाले क्वेश्चंस देखो, ये लेटर कोडिंग में हमने कॉमन कोडिंग वाले क्वेश्चन किए थे। जैसे कि ए के नीचे वाई है, ए के नीचे वाई है, पी के नीचे सी, पी के नीचे सी, ई के नीचे यू, तो ई के नीचे यू, तो जिस लेटर के नीचे जो है बस वही उसका कोड है। जी के नीचे टी, बिना किसी बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी लॉजिक के, याद है ना आपको? जैसे कि हर एक लेटर को एक सिंबल से डिफाइन कर दिया हमने, तो जो लेटर ए है वो किस सिंबल से डिफाइन होगा? परसेंटेज से। लेटर एन किससे डिफाइन होगा? प्लस से। लेटर डी किससे डिफाइन होगा? इंडियन रुपी से। समझ लो, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा ये जो 3 लेटर है OVE, यही 3 लेटर नीचे भी है, तो ये जो 3 सिंबल ऊपर है यही 3 सिंबल नीचे भी है, तो हम कंफर्म हो गए लेटर OVE इन्हीं तीनों लेटर में कन्वर्ट होंगे। तो ये जो लेटर आर बचा ये किसके लिए बचा? परसेंटेज के लिए। लेटर एल किसके लिए बचा? कॉपीराइट के लिए। याद आ गया आपको? सर यहाँ पर AM है, यहाँ पर AM है, यहाँ पर 1 2 1 2, तो आर की कोडिंग 3 से हो गई, डी की कोडिंग 4 से हो गई, आर की कोडिंग, है ना? तो ये कॉमन कोडिंग का पैटर्न था लेटर और नंबर कोडिंग में। तो वही कॉमन कोडिंग बेटा मिक्स कोडिंग में भी आती है। अब मिक्स कोडिंग में कॉमन कोडिंग कैसे आती है, जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना, है ना? मिक्स कोडिंग में कॉमन कोडिंग कैसे यूज होती है? मिक्स कोडिंग में दे आर गुड, दे आर ए गुड इज कोडेड एज, है ना? इसको, अच्छा, इस मिक्स कोडिंग को ना, ओल्ड पैटर्न को हम चाइनीज कोडिंग भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको चाइनीज या जापानीज कोडिंग भी बोलते हैं। अभी आपको समझ आ जाएगा इसको चाइनीज कोडिंग क्यों कह रहे हैं हम इसको चाइनीज कोडिंग क्यों कह रहे हैं। देयर आर गुड इज कोडेड एज, देयर आर गुड इज कोडेड एट कांची चू, कांची पू। देयर आर गुड इज कोडेड एज, देयर आर गुड इज कोडेड एज कांची पू। देयर आर गुड इज कोडेड एज कांची पू, है ना? एंड ही इज गुड, ही इज गुड इज कोडेड एज ची पोंपी। अब आपको लग रहा होगा सर, आपको लग रहा होगा सर, है ना, सर आपसे पजल पढ़ा है और प्रैक्टिस भी किया था, इतना इजी तरीके से पजल सॉल्व कर रहा हूं जिसकी वजह से अब लगता है कि ये सही लेवल है। सही लेवल है ही नहीं। तो सर BOD सर वो बैंकिंग के सभी लेवल को कवर करता है ना सर? अगर करता है तो वेरी मच थैंक यू। देखो मेरी बातों पे भरोसा मत करो, आप खुद क्वेश्चंस लगा कर देखो। अगर आप क्वेश्चंस बना पा रहे हैं इतने आसान तरीके, तब आपको लगेगा कि हाँ यही लेवल है, और नहीं बना पा रहे हैं तो फिर आपको लगेगा कि फिर तो कुछ गड़बड़ है और प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट अगर आप बैंकिंग लेवल की बनाना चाहते हो तो आपको ना रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना? 23 तारीख की PNG अपलोड नहीं हुई है, 24 25 26 की तो छुट्टी थी, सैटरडे की PNG अपलोड नहीं हुई, ऐसा नहीं हो सकता भैया। 23 तारीख की PNG अपलोड हो चुकी होगी। लेट मी चेक, मैं एक बार देख लेता हूँ। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद एक बार टेस्ट कर, मतलब चेक कर लेना, ये 23 नवंबर की PNG अपलोड हो गई थी सारी क्लासेस में। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब ये जो क्वेश्चन है ये मिक्स कोडिंग है। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो चाइनीज लैंग्वेज है, कांची पूची पी। बेटा ये चाइनीज और जापानीज लैंग्वेज नहीं है, ये कोई भी लैंग्वेज नहीं है, ना ये चाइनीज लैंग्वेज है, ना ये जापानीज लैंग्वेज
है ना। इस एक्चुअली इन वर्ड का कोई मीनिंग ही नहीं है। यहाँ पर ये जो वर्ड है ना, इन वर्ड का कोई मीनिंग ही नहीं है। ये मीनिंगलेस वर्ड है, ये मीनिंगलेस वर्ड है। ये क्या है? ये मीनिंगलेस वर्ड है। अब एग्जाम में क्वेश्चन देखो किस तरीके से आता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द कोड फॉर गुड, व्हाट इज द कोड फॉर गुड, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। और देखो कितना आसान क्वेश्चन है। मुझे तो नहीं लगता कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में इससे ज्यादा आसान चैप्टर कभी बन सकता है। बताओ, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में इससे ज्यादा आसान चैप्टर कभी बन सकता है? कभी नहीं बन सकता। मनी मेक्स मनी मेक्स हैप्पी, मनी मेक्स हैप्पी इज कोडेड एज, मनी मेक्स हैप्पी इज कोडेड एज टेक टुक टिक, मनी मेक्स हैप्पी इज कोडेड एज टेक टू टिक। हाँ जी, मनी मेक्स हैप्पी इज कोडेड एज टेक टू टिक। मनी मेक्स पुअर is coded as chin, money makes poor is coded as chin toctic, chin toctic, money makes poor is coded as chin toctic, money makes happy is coded as tactoctic. What is the code for, what is the code for happy, what is the code for happy, what is the code for happy? तो ये जो कॉमन कोडिंग है बेटा, मुझे लगता है ये दुनिया की सबसे आसान कोडिंग है। मतलब ये जो कोडिंग है ये सबसे इजी है, सबसे इजी। जो भी अभी तक हमने कोडिंग डिकोडिंग में 77 क्वेश्चंस किए, ये उन 77 क्वेश्चन में सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन है। क्योंकि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दिमाग लगाना ही नहीं है, दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना। ये क्वेश्चंस कॉमन कोडिंग की वजह से सॉल्व हो जाएंगे। किससे सॉल्व हो जाएंगे? कॉमन कोडिंग से। जैसे कि गुड बेटा ऊपर भी है, गुड नीचे भी है। यहां पर है दे आर, यहां पर है ही इज। तो गुड ऊपर है, गुड नीचे है, यानी कि गुड का जो कोडेड वर्ड ऊपर होगा वही 100% गुड का कोडेड वर्ड नीचे भी मिलेगा। तो देखो बेटा राइट हैंड साइड में कौन सा वर्ड कॉमन है? ची। बेटा ची ऊपर भी है, ची नीचे भी है, तो जो गुड है उसकी कोडिंग किससे होगी? 100% ची से होगी, है ना। 100% चीज से होगी, क्योंकि गुड ऊपर है, गुड नीचे है, ची ऊपर। बेटा का से गुड को मैं कोड इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि नीचे भी गुड है, फिर नीचे भी क्या होना चाहिए था? का होना चाहिए था, है ही नहीं। पू से कोड इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि नीचे भी फिर पू होना चाहिए था, है ही नहीं। तो कॉमन कोडिंग के जो क्वेश्चंस हैं, सॉरी जो मिक्स कोडिंग के क्वेश्चंस हैं चाइनीज पैटर्न वाले, ये कॉमन कोडिंग पर बेस्ड होते हैं और ये दुनिया के सबसे आसान प्रश्न होते हैं। अभी तक हमने जो भी कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ा ना, सबसे आसान क्वेश्चंस यही है हमारे लिए, सबसे इजी। मनी मेक्स हैप्पी, मनी मेक्स पुअर। बेटा यहाँ पर कितने वर्ड कॉमन है? दो वर्ड कॉमन है, मनी मेक्स, मनी मेक्स। इसका मतलब यह है कि राइट हैंड साइड पर भी, राइट हैंड साइड पर भी दो वर्ड कॉमन होंगे। जो वर्ड बेटा मनी मेक्स के लिए राइट हैंड साइड पर है, वही वर्ड मनी मेक्स के लिए राइट हैंड साइड पे नीचे भी होंगे, जो ऊपर वो नीचे। तो बेटा टॉक्टिक कॉमन है, टॉक्टिक कॉमन है। इसका मतलब ये जो टॉक्टिक है ये मनी मेक्स के लिए है। तो हैप्पी के लिए यहां पर कौन सा वर्ड बचा है सर? हैप्पी के लिए जो वर्ड बचा है डेफिनेटली क्या है? टेक। हैप्पी के लिए जो वर्ड बचेगा यहां पर, हैप्पी के लिए वर्ड बचेगा टेक। ये कोई चाइनीज या जापानीज लैंग्वेज नहीं है, इस लैंग्वेज का कोई मीनिंग ही नहीं है एग्जैक्टली, इस लैंग्वेज का कोई मीनिंग ही नहीं है एग्जैक्टली। समझ रहे हो? तो मैं उम्मीद करता हूं, है ना, अब आपको बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। हाउ आर यू, हाउ आर यू is coded as neat info, how are you is coded as neat info, are you there, are you there is coded as tinseni, are you there is coded as tinseni. Then what is the question number 80? Then what is the code for how? है ना, क्वेश्चन नंबर 81। देन व्हाट इज द कोड फॉर हाउ के मैं ऑप्शंस लिख देता हूं। नी
10 who see. Then what is the code for R? What is the code for R? Ni, tin, who, either ni or tin. Question number 82. What is the code for U? Ni, tin, who, either ni or tin. Question number 83. Then what is the code for there? Ni, tin, see, either ni और tin. हाँ जी, चलिए साहब जल्दी से। अच्छा बेटा ये जो क्वेश्चन है ये 2 सेंटेंसेस के क्वेश्चन है, लेकिन जरूरी नहीं है ना। मैं तो बीओडी से पढ़ के आया हूँ सर, अब मैं इधर रहने नहीं। जो पढ़ रहे हैं पहली बार वो पीछे अच्छे, छोटा मुंह बड़ी बात, ये सब क्वेश्चंस मैक्स टू मैक्स 15 सेकंड लग के सॉल्व करने में मुझे, क्योंकि आपने बोला था ना प्रैक्टिस करो कम से कम 2 बार, और हर सैटरडे को, इसकी वजह से स्पीड भी डेवलप हो गई सर। बस बुक का बता दीजिए सर, कहाँ मिलेगी ऑथेंटिकेट बुक आपकी। मेरी जो ऑथेंटिकेट बुक है मेरे यूट्यूब चैनल पे सारी लिंक दी हुई है। जब आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन करोगे ना, उसी यूट्यूब चैनल के होम पेज पे सारी की सारी लिंक्स अवेलेबल है। उसी यूट्यूब चैनल के होम पेज पर सारी की सारी लिंक्स अवेलेबल है। हाँ जी, बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को जल्दी से, फटाक से सॉल्व करो। हाँ सर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता दुनिया में इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन कोई हो सकता है। मुझे नहीं लगता दुनिया में इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन हो सकता है। सर आर यू यहाँ पर भी कॉमन है, आर यू यहाँ पर भी कॉमन है, 2 वर्ड कॉमन है। तो सर राइट हैंड साइड पे जो आर और यू का कोड ऊपर मिलेगा वही आर और यू का कोड नीचे भी मिलेगा। सर नीट इन और नीट इन सर यहाँ भी कॉमन है राइट हैंड साइड पे, है ना। हाँ सर बिल्कुल कॉमन है। तो ये जो हाउ वर्ड बचा ये किसके लिए बचा? फू के लिए। और ये जो देयर वर्ड बचा ये किसके लिए बचा? सी के लिए। देन व्हाट इज द कोड फॉर हाउ? हाउ की कोडिंग फू हो गई। व्हाट इज द कोड फॉर आर? सर आर का जो कोड है ना, आर और यू का कोड वो नी और टेन है। सर हम डिसाइड नहीं कर सकते आर का कोड नी है या टेन है। यू का कोड सर डिसाइड नहीं कर सकते कि नी है या टेन है। लेकिन देयर का कोड क्या है? सर देयर का कोड यहाँ पे सी है। देयर का कोड क्या है? देयर का कोड यहाँ पे सी है। देखो हमने 2 सेंटेंस वाला क्वेश्चन किया, हमने 2 सेंटेंस वाला क्वेश्चन किया, हमने 2 सेंटेंस वाला क्वेश्चन किया, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारे एग्जाम में हमेशा 2 ही सेंटेंस आए। एग्जाम में 3-4 सेंटेंस आ सकते हैं। शी इज गुड, शी इज गुड इज कोडेड एज 1 2 3। शी इज गुड इज कोडेड एज 1 2 3। ही बैड, इज ही बैड इज कोडेड एज 3 4 5। इज ही बैड, आर वी गुड। इस बार जो हमारे पास सेंटेंस है वो 3 सेंटेंस है, 3। आर वी गुड, है ना। आर वी गुड इज कोडेड एज 2 6 9। आर वी गुड इज कोडेड एज 2 6 9। देखो ये 2 सेंटेंस वाला क्वेश्चन है, ये भी 2 सेंटेंस वाला क्वेश्चन है, ये भी 2 सेंटेंस। लेकिन हमारे एग्जाम में 2 से ज्यादा सेंटेंसेस आ सकते हैं, 2 से ज्यादा। हमारे एग्जाम में 3 सेंटेंसेस भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं। कितने भी सेंटेंसेस हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, 2 से ज्यादा कितने भी सेंटेंसेस आ सकते हैं। व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर आर ही गो? व्हाट इज द कोड फॉर आर ही गो? ठीक है, पहला ऑप्शन व्हाट इज द कोड फॉर आर ही गो, है ना। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड फॉर आर ही गो। 7 8 9। व्हाट इज द कोड फॉर आर ही गो? 7 8 9, है ना। 6 6 5
652 652 है ना, 9595 652 94 942 and 894. What is the code for REGO? 894. And question number 85. Question number 85. What is the code for he? What is the code for he? 3 4 3 4 5, either 4 or 5. हाँ जी ये दो क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए साहब, ये दो क्वेश्चन आपके सामने, बनाओ इन दोनों क्वेश्चन को। आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। मैंने आपके एसएससी के लिए बीओडी बैच ज्वाइन किया है और आपसे पढ़कर रीजनिंग बेहतरीन हो रही है। 2025 सिलेक्शन लेकर आपको मिलने आना है। थैंक यू यार, बिल्कुल मैं तो वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। भैया सिलेक्शन के बाद जो बच्चे हमसे मिलते हैं एक्चुअल में वही किसी टीचर का रिजल्ट है। तो हम तो टीचर हैं और हमारा रिजल्ट आपका सिलेक्शन ही है, समझ रहे हो? जी हाँ। कम ऑन सर, क्वेश्चन नंबर 81 और 82 में नी की बजाय टिन भी तो आ सकता है। 81 82 में नी की बजाय टिन भी तो आ सकता है? बेटा इस क्वेश्चन का आंसर है आइदर नी और टिन, आइदर नी और टिन। तुम कंफर्म आंसर नहीं दे सकते कि जो आर की कोडिंग है वो नी से होगी। ये पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है कि जो पहले आया वो पहले पाएगा, है ना? पोजीशन बेस्ड नहीं है ये। उसमें हम डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सा वर्ड किसके लिए है। अब बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए, सर आपसे हो गई प्रिंटिंग मिस्टेक, सर आपसे गलती हो गई है। गलती ये हो गई है सर, यहाँ पे गो वर्ड आपने लिख दिया जबकि आपको लिखना था गुड, है? आप गुड की जगह सर शायद गो लिख गए हैं। बेटा ऐसा नहीं है। चलो पहले आप फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को कंपेयर करो। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में कितने वर्ड कॉमन है सर? फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में सिर्फ एक वर्ड कॉमन है, इज। तो राइट हैंड साइड पर भी सिर्फ एक ही नंबर कॉमन होगा, डेट इज 3। अब बेटा फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस को कंपेयर करो। फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में क्या कॉमन है? गुड। तो राइट हैंड साइड पर भी सिर्फ एक ही नंबर होगा, 2। अब बेटा सेकंड और थर्ड को कंपेयर करो। सेकंड थर्ड में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो बस इतने ही कोडेड वर्ड आपको पता चलेंगे, इसके अलावा कुछ पता नहीं चलेगा। पहले फर्स्ट सेकंड को कंपेयर किया, फर्स्ट थर्ड को, सेकंड थर्ड को। व्हाट इज द कोड फॉर आर ही गो? बेटा जो आर वर्ड है ना वो 6 और 9 में से किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, इधर 6 और 9। जो आर वर्ड है वो 6 और 9 में से किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। सर जो ही वर्ड है ना, ही, सर वो 4 और 5 में से किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। सर जो ही वर्ड है वो 4 और 5 में से किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है ना? और जो सर गो वर्ड है, गो, सर गो एक नया वर्ड है और इस नए वर्ड की कोडिंग ना एक न्यू नंबर के साथ होगी। बेटा ये गुड नहीं है, ये गो ही है। ये गो एक नया वर्ड है और इस नए वर्ड की कोडिंग एक नए नंबर के साथ होगी। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बेटा कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है ना? इस क्वेश्चन का कोई फिक्स आंसर नहीं होगा, इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स होंगे। बट कौन सा ऑप्शन चूज करना है हमें? हमें वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें 6 और 9 में से कोई एक नंबर है। 4 और 5 में से कोई एक नंबर होना चाहिए, ना 4 है ना 5। सर 6 और 9 में से कोई एक नंबर है,
4 और 5 में से कोई एक नंबर है और एक होना चाहिए एक नया नंबर हमारे लिए। सर ये जो दो है ना, ये तो सर गुड को रिप्रेजेंट करेगा, गुड को, जबकि गुड वर्ड तो यहाँ पर है ही नहीं कहीं, तो इसीलिए ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। सर 4 और 5 में से 4 है जो कि किसको रिप्रेजेंट कर दे सकता है, ही को रिप्रेजेंट कर सकता है। सर 6 और 9 में से 9 है जो किसको रिप्रेजेंट कर सकता है, आर को रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन अगेन जो 2 है वो किसके लिए होगा, गुड के लिए होगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। सर 6 और 9 में से सर 9 है जो किसको रिप्रेजेंट कर सकता है, आर को रिप्रेजेंट कर सकता है। सर 4 और 5 में से 4 है जो किसको रिप्रेजेंट कर सकता है, ही को रिप्रेजेंट कर सकता है। और सर 8 एक नया नंबर है जो गो को रिप्रेजेंट कर सकता है। 8 एक नया नंबर है जो गो को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है। तो बेटा ये मत समझना कि एग्जामिनर से गलती हो गई, बेचारा गुड को गो लिख गया है, हम उसकी गलती सुधारेंगे। तो एग्जामिनर की गलती सुधारने की कोशिश मत करना। ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट था। हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में 6 और 9 में से कोई एक नंबर हो जो आर को रिप्रेजेंट कर सके। 4 और 5 में से कोई एक नंबर होना चाहिए जो ही को रिप्रेजेंट कर सके, और एक नया नंबर होना चाहिए गो के लिए। व्हाट इज द कोड फॉर ही? सर ही की कोडिंग तो इधर 4 और 5 है। अब बेटा क्वेश्चन से क्वेश्चन मत बना देना, सर ही का कोड ऊपर सर 4 है तो नीचे भी ही का कोड 4 कर देते हैं, नहीं। ही का कोड बेटा 4 और 5 ही रहेगा। क्वेश्चन से क्वेश्चन हम नहीं बनाते। क्वेश्चन से क्वेश्चन हम नहीं बनाते। जैसे अगर मैं आपसे पूछता व्हाट इज द कोड फॉर वी बैड, व्हाट इज द कोड फॉर वी बैड, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? व्हाट इज द कोड फॉर वी बैड, व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर वी बैड, व्हाट इज द कोड फॉर वी बैड? बताओ वी बैड की कोडिंग क्या होगी इन दिए गए चार विकल्पों में से? व्हाट इज द कोड फॉर वी बैड, वी बैड की कोडिंग क्या होगी? जिन बच्चों को नहीं समझ आया ना, वो क्वेश्चन नंबर 86 को ध्यान से देखें। जिनको 85 में थोड़ी सी भी दिक्कत है, जिन बच्चों को क्वेश्चन नंबर 85 में थोड़ी सी भी दिक्कत है, वो बच्चे क्वेश्चन नंबर 86 को ध्यान से देखें। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, व्हाट इज द कोड फॉर वी बैड, वी बैड की कोडिंग क्या होगी?
यहां पर जो वी वर्ड है ना बेटा, वो 6 और 9 में से किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है, और जो बैड वर्ड है सर वो 4 और 5 में से किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो हमारा जो आंसर होगा पता है क्या होगा? हमारा आंसर ये होगा कि 6 और 9 में से कोई एक नंबर होना चाहिए, दोनों नहीं हो सकते। सर 6 और 9 में से कोई एक होना चाहिए, 4 और 5 में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, वी बैट। तो ये भी क्वेश्चन ना कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। ये भी क्वेश्चन कंप्लीटली क्या था? ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन था। समझ रहे हो? हाँ जी, कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन था। देखो इस क्वेश्चन को बनाओ। क्वेश्चन नंबर 87। What is the code for money? Question number 88. What is the code for work and money? What is the code for work and money? Question number 89. What is the code for demand only more? Demand only more. Demand only more. What is the code for demand only more? एंड व्हाट इज, चलो पहले ऑप्शंस लिख दो। ऑप्शंस लिखना बहुत जरूरी है, बिना ऑप्शंस के आप क्वेश्चन बना नहीं पाओगे। का ला होगा, काला होगा, काला है। हाँ जी, पहला ऑप्शन है व्हाट इज द कोड फॉर वर्क एंड मनी? पा ला टू, पा ला जी, पा ला खा, और जीगा ला, जीगा ला। चलिए साहब, नेक्स्ट, व्हाट इज द कोड फॉर डिमांड ओनली मोर? पहला ऑप्शन है मो टा पा, दूसरा ऑप्शन है नी की ला, तीसरा ऑप्शन है मो नी मोनी मोनीजी मोनीजी, चौथा ऑप्शन है जी लाला। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 90। व्हाट इज द कोड फॉर डिमांड? व्हाट इज द कोड फॉर डिमांड? ऑप्शन ए मो टा, इधर मोर टा, इधर एनी और के आई। हाँ जी, तो ये 4 क्वेश्चंस आपके सामने हैं और ये 4 स्टेटमेंट आपके सामने। अच्छा, ये मत कहना कि सर क्वेश्चन को हिंदी में भी लिख दो। ये मत कहना कि क्वेश्चन को हिंदी में भी लिख दो, क्योंकि बेटा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। दोनों ही लैंग्वेज में ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा।
बताओ बेटा। फटाफट से, जल्दी से। चलिए साहब, अब बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। व्हाट इज द कोड फॉर मनी, व्हाट इज द कोड फॉर वर्क एंड मनी, व्हाट इज द कोड फॉर डिमांड ओनली मोर, व्हाट इज द कोड फॉर डिमांड। पहले आप फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट कंपेयर करो। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में क्या कॉमन है? सर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स कॉमन है, तो राइट हैंड साइड पर भी एक वर्ड कॉमन होगा का, तो इकोनॉमिक्स का कोड का हो गया। फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस को कंपेयर करो। सर फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में मनी कॉमन है, तो राइट हैंड साइड पर भी एक वर्ड कॉमन होगा ला। सर फर्स्ट और फोर्थ सेंटेंस को कंपेयर करो। सर यहाँ पे इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स ही कॉमन है, तो राइट हैंड साइड पे कॉमन होगा का। तो फर्स्ट सेंटेंस का कंपैरिजन सेकंड से हो गया, थर्ड से हो गया, फोर्थ से हो गया। अब सेकंड और थर्ड को कंपेयर करो। सर सेकंड और थर्ड में यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। सेकंड और फोर्थ को कंपेयर करो, डिमांड सप्लाई कॉमन है, तो राइट हैंड साइड में दो वर्ड कॉमन होंगे, मोटा मोटा। चलिए साहब, फाइनली बेटा थर्ड और फोर्थ सेंटेंस को कंपेयर करो। थर्ड और फोर्थ में बेटा क्या कॉमन है? मेक्स कॉमन है। थर्ड और फोर्थ में क्या कॉमन है? मेक्स कॉमन है, तो राइट हैंड साइड पर एक वर्ड कॉमन होगा जेड आई और जेड आई। तो सारे कंपैरिजन हमारे हो गए। फर्स्ट का कंपैरिजन सेकंड से हो गया, फर्स्ट का कंपैरिजन थर्ड से हो गया, फर्स्ट का कंपैरिजन फोर्थ से हो गया, फिर सेकंड का थर्ड से हो गया, सेकंड का फोर्थ से हो गया, फिर थर्ड और फोर्थ का। तो बस इतने ही कोड हमें पता चलेंगे, इसके अलावा कोई भी कोड हमें पता नहीं चलेगा। सिर्फ इतने ही कोड हमें पता चलेंगे। ध्यान से देख लो बेटा, इतने ही कोड हमें पता चलेंगे। पहले फर्स्ट स्टेटमेंट का कंपैरिजन सेकंड से करो, फिर फर्स्ट का ही थर्ड, फिर फर्स्ट का ही फोर्थ, उसके बाद फिर सेकंड का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, फिर थर्ड और फोर्थ का कंपैरिजन कर लो, तो सारे कोडेड वर्ड आपको पता चल जाएंगे। बस अब आ जाओ, व्हाट इज द कोड फॉर मनी। मनी का कोड क्या दे रखा है? सर मनी का कोड दे रखा है ला। व्हाट इज द कोड फॉर वर्क एंड मनी? सर वर्क हमारे लिए एक नया वर्ड है, वर्क यहाँ पर वर्ड जो है वो दिया ही नहीं है। सर वर्क वर्ड यहाँ पर है ही नहीं, वर्क हमारे लिए एक नया वर्ड है। एंड, सर ये जो एंड वर्ड है इसकी कोडिंग किससे होगी? सर इस एंड वर्ड की कोडिंग होगी पास से, एंड वर्ड की पास से कोडिंग होगी। और ये जो मनी वर्ड है मनी, सर जो मनी वर्ड है इसकी कोडिंग ला से होगी। तो बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में पा ला के साथ एक नया वर्ड हमें देखने को मिले। पाला के साथ एक नया वर्ड हमें देखने को मिले। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, पाला के साथ टीयू, क्या टीयू एक नया वर्ड है? सर टीयू जो वर्ड है, टीयू डेफिनेटली एक नया वर्ड है, डेफिनेटली पाला के साथ टीयू एक नया वर्ड है। सर जेड आई एक नया वर्ड नहीं है, क्योंकि जेड आई रिप्रेजेंट करेगा मेक्स, मेक्स को। सर पाला के साथ के एक नया वर्ड नहीं है, क्योंकि के रिप्रेजेंट करेगा इकोनॉमिक्स को।
सर यहाँ पे तो पाला है ही नहीं, यहाँ पर तो पाला है ही नहीं। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। व्हाट इज द कोड फॉर डिमांड ओनली मोर? सर डिमांड और सप्लाई की कोडिंग मो और टा से है, तो ये जो डिमांड वर्ड है ईदर मो और टा को रिप्रेजेंट करेगा, ईदर मो और टा को। जो ओनली वर्ड होगा वो ईदर एनी और के आई को रिप्रेजेंट करेगा। ओनली जो वर्ड है वो ईदर एनी और के आई को रिप्रेजेंट करेगा। और सर जो मोर वर्ड है, मोर, सर मोर एक नया वर्ड है ना? तो हमारा जो ऑप्शन है कौन सा करेक्ट होगा सर? अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन मो और टा में से कोई एक वर्ड होना चाहिए सर, मो और टा दोनों नहीं हो सकते। एनी और के आई में से कोई एक होना चाहिए, एनी और के आई दोनों नहीं हो सकते। सर मो और टा में से मो है, एनी और के आई में से एनी है, और सर एक्स आई हमारे लिए एक न्यू वर्ड है, एक्स आई हमारे लिए एक नया शब्द है। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। एमओ एनी और एक नया वर्ड हो गया एक्स आई, एमओ एनी और एक नया वर्ड हो गया एक्स आई। चौथा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता सर, एमओ और एनी, मो और टा में से कुछ भी नहीं है, एनी और के आई में से कुछ भी नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, ये भी ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द कोड फॉर डिमांड? अब ये मत कहना कि सर डिमांड का कोड तो सर मो कर दिया, तो डिमांड का कोड मो। बेटा क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं बनाते, डिमांड की कोडिंग वही रहेगी ईदर मो और टा, डिमांड की कोडिंग वही रहेगी ईदर मो और टा। इधर मोर टा में से कोई भी ऑप्शन डिमांड को कोड कर सकते हैं। तो बेटा चाइनीज कोडिंग में 4 सेंटेंस से ज्यादा सेंटेंस नहीं आ सकते। चाइनीज कोडिंग में मैक्सिमम मैक्सिमम 4 सेंटेंस आ सकते हैं, 4 सेंटेंस से ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं आ सकते। ठीक है, 4 सेंटेंस से ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं आ सकते, मैक्सिमम 4 सेंटेंस ही आ सकते हैं बस। चाइनीज कोडिंग में मैक्सिमम 4 सेंटेंस आ सकते हैं, और आप लोग आसानी से क्वेश्चन बनाना सीख चुके हैं। चलिए साहब, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मिक्स कोडिंग का ही पार्ट समझ लो। क्वेश्चन नंबर 91। इफ रेड मीन्स येलो, इफ रेड मीन्स येलो, यदि लाल मतलब पीला, या फिर लाल का अर्थ पीला, है ना? येलो मीन्स ब्लू, येलो मीन्स ब्लू, पीला मतलब नीला, या फिर नीले का अर्थ, या फिर पीले का अर्थ नीला। येलो मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स ऑरेंज, नीला मतलब नारंगी, नीला मतलब नारंगी, ऑरेंज मीन्स ग्रीन, ऑरेंज मीन्स ग्रीन, नारंगी मतलब हरा, नारंगी मतलब हरा, एंड ग्रीन मीन्स, एंड ग्रीन मीन्स रेड, हरा मतलब लाल। देन व्हाट इज द कलर ऑफ, देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, तब खुले आसमान का रंग क्या होगा? देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, तब खुले आसमान का रंग क्या होगा? डिमांड का कोड बेटा मो और टा में से कुछ भी हो सकता है ना? मो क्यों होगा? सिर्फ मो और टा में से कुछ भी हो सकता है, कंफर्म आंसर थोड़ी दे सकते हैं। देखो डिमांड और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई, इनकी कोडिंग मो और टा में से कुछ भी हो सकती है। कंफर्म आंसर वहां पे नहीं दिया जा सकता, कंफर्म आंसर नहीं दिया सकता। ठीक है, चलिए साहब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92। इफ रेड इज कॉल्ड येलो, यदि लाल को पीला कहा जाए, इफ रेड इज कॉल्ड येलो, यदि लाल को पीला कहा जाए, येलो इज कॉल्ड, येलो इज कॉल्ड ब्लू, येलो इज कॉल्ड ब्लू, पीले को नीला कहा जाए, पीले को नीला कहा जाए, ब्लू इज कॉल्ड, ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज, नीले को नारंगी कहा जाए, नीले को नारंगी कहा जाए, ऑरेंज इज कॉल्ड ग्रीन, ऑरेंज इज कॉल्ड ग्रीन, नारंगी को हरा कहा जाए, है ना? ग्रीन इज कॉल्ड, ग्रीन इज कॉल्ड, ग्रीन इज कॉल्ड रेड, हरे को लाल कहा जाए। देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, देन व्हाट इज द कलर ऑफ, देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, तब खुले आसमान का रंग क्या होगा? देखो खुले आसमान का रंग क्या होता है, खुले आसमान का रंग नीला होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
खुले आसमान का रंग क्या होता है? खुले आसमान का रंग नीला होता है, नीला, है ना। खुले आसमान का रंग नीला होता है, ठीक है। खुले आसमान का रंग क्या होता है? नीला होता है। हिंदी में लिखा होगा यदि लाल का अर्थ पीला, यदि लाल का अर्थ पीला, या फिर लाल का मतलब, यदि लाल का मतलब पीला, यहां पर लिखा होगा यदि लाल को पीला कहा जाए, यदि लाल को पीला कहा जाए। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी तक हम क्या करते थे, देखो नो डाउट इस क्वेश्चन में जो आंसर बनेगा, है ना, व्हाट इज द कलर ऑफ ए क्लियर स्काई? स्काई का कलर बीला कितना होता है? ब्लू होता है, नीला। तो हमारा आंसर नीला तो हो नहीं सकता भैया, नीले के बाद जो होगा वही हमारा आंसर होगा। ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज, है ना। नीले को क्या कहा गया है? नीले को नारंगी कहा गया है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? नीले को नारंगी कहा गया है, तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑरेंज। भाई हमारा जो आंसर होता है जस्ट आफ्टर, हमारे एक्चुअल आंसर से तुरंत बाद वाला आंसर होता है। हमारा जो आंसर होता है वो जस्ट आफ्टर हमारे आंसर से तुरंत बाद वाला होता है। कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ऑरेंज, क्योंकि ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज, नीले को नारंगी कहा गया है, इसीलिए हम नीला नहीं बोल सकते, हम क्या बोलेंगे? नारंगी बोलेंगे। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी तक मैंने जो पिछले मेरे बैचेस थे, अभी तक मतलब आपका रीजनिंग स्पेशल बैच है ना 31, आपसे पहला जो बैच था उस बैच में हमने जो मीन्स का जो आंसर था ना, मीन्स का आंसर वो बताया था जस्ट बिफोर। हमारा आंसर मीन्स के केस में ठीक पहले वाला होता है। उसको मैं बकायदा अच्छे से एक्सप्लेन भी करता हूं कि क्यों हम मीन्स में ठीक पहले वाला आंसर देते हैं। ये एक्सप्लेनेशन भी देते थे हम अभी तक, बट एक्चुअल में मैंने अभी भी लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था। हालांकि मीन्स का क्वेश्चन कभी एग्जाम में आता नहीं है, हमेशा यही वाला क्वेश्चन आता है जो मीन्स का नहीं होता। बट लॉजिकली, है ना, मीन्स का जो आंसर होता है वो पहले वाला होता है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आती है रीजनिंग में जहां हमें ना एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से चलना होता है। जो हमारी एसएससी, है ना, जो रेलवे, है ना, जो अथॉरिटी आंसर्स फॉलो कर रहे हैं, कभी कभी ना हमें वो वाले आंसर्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि सिलॉक्स जो चैप्टर है, सिलोजिज्म चैप्टर, है ना, सिलॉक्स चैप्टर है स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष, जिसमें कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली गधे हैं। तो जो बेसिकली रीस्टेटमेंट होता है ना, रीस्टेटमेंट हमेशा कंक्लूजन नहीं बन सकता, क्योंकि अगर कंक्लूजन ही रीस्टेटमेंट है वो गलत होगा, क्योंकि कंक्लूजन मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम स्टेटमेंट। क्योंकि तुम एज इट इज स्टेटमेंट को कैसे कंक्लूजन बना सकते हो? तो, है ना, लॉजिक और ऑथेंटिकेशन ये है कि कभी भी स्टेटमेंट को रिपीट नहीं करते कंक्लूजन में। अगर स्टेटमेंट रिपीट हो रहा है कंक्लूजन में तो वो कंक्लूजन गलत होता है। लेकिन जब भी हम पढ़ाते हैं अकॉर्डिंग टू द एसएससी, रेलवे, पुलिस, इनके हिसाब से हम रीस्टेटमेंट को क्या करते हैं? हमेशा रीस्टेटमेंट को सही करते हैं। ये एसएससी वेसएससी रीस्टेटमेंट को गलत नहीं मानते, ये हमेशा रीस्टेटमेंट को सही मानते हैं, ठीक है। बैंकिंग में रीस्टेटमेंट को गलत माना जाता है ना। और बाकी एग्जाम्स में रीस्टेटमेंट को सही माना जाता है। जैसे कि सिलॉक्स में हम ईदर और पढ़ते हैं, यूपीएससी वाले ईदर और पढ़ाते नहीं है, उसमें ईदर और होता ही नहीं है। यूपीएससी के किसी क्वेश्चन में, किसी भी ऑप्शन में ईदर और आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जो मीन्स की अगर मैं बात करता हूँ, मीन्स वाला क्वेश्चन कभी एग्जाम में आया ही नहीं था, है ना। पिछले पांच, एक बार आया था 6-7 साल पहले, उसमें जो आंसर था वो उन्होंने ठीक पहले वाले लिया था। लेकिन उसके बाद ये क्वेश्चन कभी पेपर में नहीं आया। बट हाल ही में मैंने एक क्वेश्चन देखा और मेरे को देखने को मिला, तब हमने पता लगाया तो आयोग ने जो आंसर लिया है वो जस्ट आफ्टर वाला ही लिया है, ठीक है। अब जो आंसर लिया है ना, पहले बेटा 5-6 साल पहले तो उन्होंने बिफोर वाला ही आंसर लिया, बट अब जो आंसर है वो आफ्टर ही है। तो अब कहने का मतलब ये है, अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, हमेशा जो आप आंसर रखना वो तुरंत बाद वाला रखना। तो ब्लू के तुरंत बाद में क्या है? ऑरेंज। तो अब हम इस क्वेश्चन का ऑरेंज क्या रखेंगे? आगे से हमेशा आगे वाला ही आंसर देंगे। जबकि आप वीओडी में जो मेरी क्लास देखोगे उसमें भी मैंने बिफोर को ना, मतलब मीन्स वाले सिचुएशन को जो आंसर दिया है वो बिफोर से ही समझाया है, और वो बकायदा बहुत अच्छे से समझाया है कि क्यों मीन्स के केस में हम पहले वाला आंसर देते हैं। लेकिन अब उसको छोड़ दो, अब हम हमेशा जो आंसर देंगे वो बाद वाला ही देंगे। अब हमेशा आंसर जो होगा हमारा बाद वाला ही होगा हर सिचुएशन में। अब हम पहले वाला आंसर नहीं देंगे, ठीक है। हाँ जी, अब हम पहले वाला आंसर नहीं देंगे। इफ एयर इज
इफ एयर इज वाटर, यदि यदि हवा पानी है, इफ एयर इज वाटर, यदि हवा पानी है, ठीक है, वाटर इज फायर, वाटर इज फायर, पानी पानी आग है, पानी आग है ना, पानी आग है, वाटर इज फायर, फायर इज सन, आग सूर्य है, सन इज मून, सूर्य चंद्रमा है, मून इज एयर, चंद्रमा हवा है। Then where does a fish live? तो मछली कहाँ रहती है? Where does a fish live? हाँ जी, तब मछली कहाँ रहती है, बताओ जल्दी से। भाई ध्यान रखा करो यार, ये हाँ जी चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, भैया वेयर डज अ फिश लिव, मछली कहाँ रहती है? मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। तो बेसिकली मछली पानी में रहती है, लेकिन पानी को क्या कहा गया है? पानी को बेटा क्या कहा गया है? पानी को कहा गया है आग। तो बेसिकली मछली कहाँ रहती है? आग में, यानी कि मछली लिव इन फायर। ये फिश फ्राई है, हैं? क्या है? फिश फ्राई, फिश फ्राई हो गई फ्राई। मैंने क्या बोला? हम हमेशा आंसर बेटा बाद वाला देंगे, हमेशा। अब हमें हमेशा आंसर बाद वाला देना है आयोग के हिसाब से, हम कभी भी पहले वाला आंसर नहीं दे सकते। सिर्फ एक मीन्स एक ऐसा वर्ड था जहां हम आंसर पहले वाला देते थे, सिर्फ एक मीन्स वर्ड था जहां हम आंसर पहले वाला देते थे। मीन्स के अलावा हम हमेशा आंसर बाद वाला देते थे, लेकिन अब आपको मीन्स में भी आंसर हमेशा बाद वाला ही देना है। अब आप मीन सिचुएशन में भी आंसर बेटा बाद वाला ही दोगे, पहले वाला आंसर नहीं दोगे। ठीक है, पहले वाला आंसर नहीं दोगे, बाद वाला ही आंसर दोगे। ठीक है, चलिए साहब, तो ये था कोडिंग डिकोडिंग का चाइनीज पैटर्न। अब कोडिंग डिकोडिंग में है ना, मिक्स कोडिंग में बस एक न्यू पैटर्न और बचा है। तो न्यू पैटर्न के बाद आपको मैं पढ़ाऊंगा बाइनरी कोडिंग, फिर जाके ये फाइनली कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब जाके लास्ट क्लास होगी कोडिंग डिकोडिंग की। तो मेरे ख्याल से 2 क्लासेस और बची हैं। आज वेंसडे है, थर्सडे और फ्राइडे, दोनों दिन आप कोडिंग डिकोडिंग ही पढ़ोगे। ठीक है, दोनों दिन आप कोडिंग डिकोडिंग ही पढ़ोगे। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। तो मछली जल में रहती है और जल ही कल है, लेकिन यहाँ पर जो जल है वो आग है, आग, फायर है। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच।